नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले के बारे में, उनके शैक्षिक विचारों के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में। तो आइए जानते हैं इनके शैक्षिक योगदान के बारे में। सबसे पहले ज्योतिबा फुले के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था पुणे में 11 अप्रैल 1827 में और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई थी। ज्योतिबा फुले बचपन से बहुत ही अच्छे दिमाग के इंसान थे, अच्छे दिमाग के छात्र थे और उन्होंने उस समय क्या है ना, समाज में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा हावी थी। तो ऐसे में उन्होंने खुद भी बहुत फेस किया इस चीज़ को, जातिगत भेदभाव को उन्होंने बहुत फेस किया। शूद्र जाति में उनका जन्म हुआ था। तो एक बार वो अपने मित्र की शादी में गए, 1848 की ये बात है। वो अपने मित्र की शादी में गए और वहाँ पे वो शादी में शामिल हुए। तो जो मित्र के पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, या तुम्हें, क्योंकि तुम ऊंची जाति के नहीं हो तो तुम्हें इस शादी में शामिल नहीं होना चाहिए, तुम्हें दूरी बना के रखना चाहिए। तो इस बात से उनको बहुत धक्का पहुंचा और उन्हें लगा कि हमारे समाज में ये कितनी ज्यादा जातिगत असमानता है और इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय हो सकता है, शिक्षा। उन्होंने ये अम्ल किया कि जो निरक्षरता है, इसके चलते ही वास्तव में शूद्र बर्बाद है। तो ये निरक्षरता को दूर करना होगा। ये जो समाज में उनकी स्थिति है, इसको सुधारने के लिए शिक्षा बड़ी ही ज़रूरी है। तो इसको इसको हमें बढ़ावा देना होगा। तो उन्होंने बहुत शिक्षा के लिए काम किया, आगे अभी हम देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। उस समय समाज में महिला शिक्षा तो ना के बराबर ही थी, बिल्कुल भी नहीं थी इनफैक्ट। तो उन्होंने उस समय अपनी पत्नी को पढ़ाया और 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। हुआ ये था कि उन्होंने स्कूल खोला और उसके लिए कोई फीमेल टीचर ही नहीं मिल रही थी, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। वैसे भी जो थोड़ा बहुत लड़कियां पढ़ती भी थी तो टीचर नहीं थी वो। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को ही पढ़ाया और उनको उस स्कूल में फिर उन्होंने वो स्कूल चालू किया 1848 में। वर्ष 1852 तक फुले ने 3 स्कूलों की स्थापना की, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए। ठीक है। निम्न जाति के बच्चों के लिए भी उन्होंने एक अलग से स्कूल खोला। तो एक तो कन्याओं के लिए जो सर्वप्रथम स्कूल था वो खोला, उसके अलावा निम्न जाति के बच्चों के लिए 1868 में उन्होंने एक स्कूल खोला था। बेसिकली ये जो कार्य है ना, ये सब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर किए हैं। ठीक है। तो ये जो भी आप देख रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ये पूरा शिक्षा का जो है एक अलग जगाया, लोगों में जागरूकता पैदा की कि शिक्षित हुई, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और ज्योतिबा फुले खुद भी समाज सुधारक थे। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह का वो समर्थन करते थे, कन्या भ्रूण हत्या का वो विरोध करते थे, छुआछूत का वो विरोध करते थे, क्योंकि उस समय छुआछूत भी बहुत था, जातिगत भेदभाव था, छुआछूत बहुत था, तो इसका भी वो विरोध करते थे। इसके अलावा जाति व्यवस्था का वो विरोध करते थे। ठीक है। तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया, निम्न जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोला। सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग ज्योतिबा फुले ने किया। दलित शब्द अगर हम देखें तो इसका जो लिटरली मीनिंग, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है दबा हुआ, कुचला हुआ। तो ये जो शूद्रों के लिए दलित शब्द के प्रयोग भी उन्होंने ही सर्वप्रथम किया था। 24 सितंबर 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। एक संस्था बनाई जो उनके जो भी विचार हैं शिक्षा को लेकर, या शूद्र जाति को लेकर, या फिर विधवाओं को लेकर, तो उन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना की जो इस दिशा में उनके कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करे। मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का उन्होंने खंडन किया। वे सभी धर्मों का आदर करते थे, लेकिन उनमें निहित रूढ़ियों का वो खंडन करते थे। तो ऐसा नहीं है, कई लोग उन्हें मानते कि ये तो धर्म के विरोधी थे, ये थे, ये वो थे। धर्म का आदर करते थे, लेकिन जो उनमें कमियां थी, उनमें जो रूढ़ियां थी, जिनकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी, उसका वो खंडन करते थे। अब ज्योतिबा फुले के शैक्षिक विचार क्या हैं? तो सबसे पहले
वो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य मानती थी। वो ये कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और प्राथमिक शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए। कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो हर किसी को मिलनी चाहिए। शिक्षा में मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए क्योंकि वो खुद भी देखा जाए तो जातिगत भेदभाव से समाज में जिस तरह की भेदभाव थे या लोगों में उतने भावनाएँ नहीं थी, इमोशंस नहीं थे, है ना? विधवाओं के प्रति आप देखिए या कन्या भ्रूण हत्या की जिस तरह से घटनाएँ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा में मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए, हर किसी को मानव समझा जाए, उनको मानव समझ के उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाए, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए शिक्षा में। शिक्षा के माध्यम से पेशेवर योग्यताएँ और क्षमताएँ जागरूक की जाएँ क्योंकि वो ये मानते थे कि जो शूद्र हैं जो जो भी निम्न जाति के लोग उस समय माने जाते थे, तो उनकी जो स्थिति है, वो निरक्षरता की वजह से ऐसी है, ठीक है? तो अगर उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको पेशेवर योग्यताएँ दी जाएँगी, क्षमताओं का विकास किया जाएगा, तो वो अपनी स्थिति को खुद सुधारेंगे। तो ये उन्होंने विचार दिया। व्यावहारिक और उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यावहारिक हो, यानी कि जो रियल लाइफ़ में काम आए, यूज़फुल होना चाहिए। और अलग-अलग शिक्षण विधियों की उन्होंने बात की। वो खुद भी जब स्कूल में अपना क्योंकि स्कूल था, तो जब वो खुद भी पढ़ाते थे, तो वो अलग-अलग तरीकों से खेल के द्वारा, कहानी के द्वारा, इन अलग-अलग तरीकों से वो पढ़ाया करते थे। अब देखते हैं उनके प्रकाशित कार्य। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कुछ 2-3 किताबें ज़्यादा फ़ेमस हैं, जैसे तृतीय रतन 1855 में, गुलामगिरी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, 1873 में ये प्रकाशित हुई थी। और पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यंखा, यानी ये शिवाजी की जीवनी भी उन्होंने लिखी थी 1869 में। और शाक्ता रायच आसुत 1881 में मराठी भाषा में भी लिखा था उन्होंने, है ना? मराठी भाषा की ये ज़्यादातर किताबें हैं। तो इस तरह से ज्योतिबा फुले ने अपने शैक्षिक विचार दिए। इसके अलावा वो नगर पालिका परिषद सदस्य भी रहे हैं। पूना नगर पालिका के आयुक्त नियुक्त किए गए और 1883 तक वो इस पद पर बने रहे। 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इनको जब हम बोलते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते हैं, है ना? तो महात्मा की उपाधि इन्हें विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा दी गई थी 1888 में। ठीक है? अब हम देखते हैं सावित्री बाई फुले के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को और उनकी मृत्यु हुई थी 10 मार्च 1897 को। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक स्थान पर 3 जनवरी सन 1831 को हुआ। उनके पिता का नाम खांडोजी नेव से और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले से हुआ। तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी। उस समय ये प्रचलन होता था कि जो विवाह है वो बहुत जल्दी हो जाए, है ना? बाल विवाह का प्रचलन था उस समय। शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, ठीक है? 1940 में शादी हुई थी, 1941 में ही उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। बाद में सावित्री बाई ने ही दलित समाज की नहीं बल्कि देश की सर्वप्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। अगर कोई आपसे पूछे कि देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो वो सावित्री बाई फुले थी, ठीक है? सावित्रीबाई फुले उस समय लड़कियों को पढ़ाना एक कट्टरपंथी विचार माना जाता था, ठीक है? तो जब इन लोगों ने स्कूल खोला और ये स्कूल जाती थी, तो लोग इन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे रास्ते में, ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने साथ मतलब एक साड़ी पहनी होती थी उन्होंने और एक साड़ी अपने साथ रख के ले जाती थी और रास्ते में जाती थी तो लोग गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे और बहुत परेशान करते थे। फिर वो स्कूल में जाती थी, फिर अपने कपड़े चेंज करती थी और फिर वो बच्चों को पढ़ाती थी। तो इतनी ज़्यादा परेशानियों के बावजूद भी वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुई। उन्होंने ये जो शिक्षा की जोत है ये जलाए रखी। उन्होंने मतलब ये ठान लिया कि महिलाओं को या दलितों को शिक्षा देनी है, उनको आगे बढ़ाना है। तो इस दिशा में चाहे उनके सामने कितनी भी परेशानियाँ आई, उन्होंने इसका सामना किया। गौरतलब है कि सावित्रीबाई फुले के लिए महिलाओं की शिक्षा और अछूतों की वकालत करना आसान नहीं था क्योंकि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में वर्ष 1881 से 1920 के मध्य एक राष्ट्रवादी विमर्श चल रहा था जिसमें तिलक सहित इन राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीयता की क्षति का हवाला करते हुए लड़कियों
और गैर ब्राह्मणों के लिए स्कूलों की स्थापना का विरोध किया। उस समय माहौल ऐसा था, तो अपने लोग भी विरोध करते थे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी है या गैर ब्राह्मणों को शिक्षा नहीं देनी है। अपने लोग भी विरोध करते थे, लेकिन तो इस वजह से उनका जो ये संघर्ष था ये और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं थे कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए, ठीक है? वह एक कवयित्री भी थीं, उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। बहुत सारी उन्होंने कविताएँ लिखी हैं। कविताएँ भी लिखती थीं और साथ में वो शिक्षिका भी थीं। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। गौरतलब है कि प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थीं, है ना? 1897 में प्लेग महामारी फैली, जिसमें वो मरीजों का उपचार करती थीं, उनकी सेवा करती थीं। तो इससे प्लेग से प्रभावित एक बच्चे की सेवा करने के कारण वह भी प्लेग से प्रभावित हुई और इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो जो मृत्यु भी उनकी हुई है, वो भी लोगों की सेवा करते हुए हुई है। उनके सम्मान में वर्ष 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसमें महिलाएं और दबे कुचले वर्ग सशक्त बन सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, और समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी से खड़े होने की उम्मीद कर सकते हैं। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर वर्ष 1854 से 55 में भारत में साक्षरता मिशन भी शुरू किया, ठीक है? तो ये जो भारत सरकार का साक्षरता मिशन है, तो बहुत बाद में आया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। 1854 में उन्होंने साक्षरता मिशन शुरू किया कि जो ऐसा वर्ग है जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उनको शिक्षित करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। दोनों ने सत्य शोधक समाज यानी सत्य की तलाश के लिए समाज, सत्य शोधक मतलब सत्य की तलाश के लिए समाज की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वे सत्य शोधक विवाह प्रथा शुरू करना चाहते थे जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाए। तो बेसिकली आप देखेंगे कि वो समाज की बहुत सारी बुराइयों से लड़ते थे, है ना? दहेज प्रथा है, उससे भी वो लड़े। आगे देखिए, इनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। तो ये जो समाज में उस समय बुराइयां फैली हुई थी, उन सभी से ये लड़ने का काम कर रहे थे। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत में एक ऐसी महिला के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने ऐसे समय में जब महिलाओं को दबाया जा रहा था और वे उपमानव के अस्तित्व में जी रही थी, फुले ने स्वयं की आवाज को बुलंद किया और महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वो समय ऐसा था जहाँ पे महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं थी। और वो उपमानव का मतलब है कि वो एक सेकेंडरी एक मानव, सेकेंडरी ह्यूमन उन्हें समझा जाता था। मेन मानव तो पुरुष ही है और महिलाएं सेकेंडरी पोजीशन में थी, है ना? तो इक्वालिटी थी नहीं, महिला को पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता था आज की तरह, तो उन्हें नीचा समझा जाता था। तो ऐसे समय में उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी कविताएं भले ही मराठी में लिखी गई हों, किंतु उन्होंने मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, तर्कवाद और दूसरों के बीच शिक्षा के महत्व जैसे मूल्य की पूरे देश में वकालत की। हालांकि मराठी में लिखती थी, लेकिन ये सारे जो मूल्य हैं, जो हमारे संवैधानिक मूल्य भी हैं, स्वतंत्रता, समानता, अगर हम देखें, बंधुता है, तो ये सारी चीजों की वकालत उन्होंने पूरे देश में की, मतलब पूरे देश में उन्होंने अपने इन विचारों को फैलाया। उनके द्वारा स्थापित संस्था सत्य शोधक समाज ने वर्ष 1876 और वर्ष 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की। 1876 से 1800 उनासी के बीच में अकाल पड़ा था। तो ऐसे में उन्होंने ये भी काम किया, अन्न इकट्ठा किया और बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की। उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की। वर्ष 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। तो किसानों के लिए पहला स्कूल वो भी इन्होंने खोला 1855 में, ठीक है? 1852 में अलग से दलित बालिकाओं के लिए स्कूल खोला। तो बहुत सारे काम इनके नाम अगर हम देखें, 1848 में इन्होंने पहला स्कूल खोला था। उसके बाद इन्होंने 1849 में भी कन्याओं के लिए और शूद्रों के लिए स्कूल खोला था। 1854 में इन्होंने विधवाओं के लिए एक घर की स्थापना की, जहाँ पे, क्योंकि विधवाओं की स्थिति उस समय समाज में बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्हें कोई परेशानी होती तो वो उस घर में रह सकें। 1855 में इन्होंने मजदूरों को पढ़ाने का जिम्मा लिया, उनके लिए स्कूल की स्थापना की।
1868 में इन्होंने अपने कुएँ को अछूतों के लिए भी, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जो अछूत हैं, उनको एक अलग से कुआँ दे दिया, उससे ही पानी देना है, लेकिन उन्होंने अपना कुआँ भी सबके लिए खोल दिया। ठीक है? उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए प्रभावी पहल की। इसके लिए उन्होंने ना सिर्फ अभियान चलाया, बल्कि नवजात कन्या शिशुओं के लिए आश्रम भी खोले ताकि उनकी रक्षा की जा सके। ठीक है? तो ये थे सावित्री बाई के कुल मिला के विचार शिक्षा को लेकर। उनका योगदान ज़्यादा हम कह सकते हैं, विचार तो क्या है, उनका योगदान बहुत है। आज अगर हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि कुछ तो उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, जो आज भी हम 2023 में उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इतनी सारी सामाजिक बुराइयों से दोनों दंपत्ति लड़े हैं, बाल विवाह हो, चाहे वो शिक्षा हो, महिला शिक्षा हो, दलितों की शिक्षा हो, जाति व्यवस्था हो, विधवाओं की स्थिति हो, पितृसत्तात्मकता को चुनौती देना हो, है ना? ये सारी चीज़ों से उन्होंने उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, जो सामाजिक बुराइयाँ थी, उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने शिक्षा में अपना योगदान दिया। उन्होंने स्कूलों की, मतलब एक तो होता है कि लोग कहते हैं कि हमने शिक्षा में ये करना है, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। उन्होंने एक्चुअल में व्यावहारिक रूप से शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको शेयर कीजिए। आगे भी शिक्षा से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।